जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में। तो दोस्तों शास्त्र में हम बात करेंगे उन शाखाओं में किसका अध्ययन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पर हम बात करेंगे आनुवांशिक इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम आनुवांशिक पदार्थों को जोड़ने, अलग करने तथा नए बदलाव के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम आनुवांशिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों आपको याद करने के लिए एक सिंपल सा फंडा बताएं हम आपको। तो याद करिए आप, आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की थी। ठीक है, आनुवांशिकता की खोज किसने की थी। दोस्तों आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ठीक है, मेंडल ने की थी। ठीक है, और मेंडल ने आनुवांशिकता की खोज की थी। अब यहाँ पर हम ट्रिक बनाएंगे। मेंडल ने इंजीनियरिंग किया। ठीक है, मेंडल ने इंजीनियरिंग किया। तो मेंडल ने इंजीनियरिंग किया, इससे मतलब हो जाएगा इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियर जो होते हैं वो नए नए खोज करते हैं। ठीक है, नए नए खोज करते हैं। तो यहां से हम रिलेट करेंगे, मेंडल ने आनुवांशिकता की खोज की तो इससे हो जाएगा आनुवांशिक। उसके बाद इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग हो जाएगा, आनुवांशिक इंजीनियरिंग हो जाएगा। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आनुवांशिक पदार्थों की खोज होती है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पर हम बात करेंगे भ्रौणिकी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी की। दोस्तों एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हम अंडा या अंडाणु के निषेचन से लेकर के भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया को अध्ययन करते हैं। ठीक है, किस प्रकार अंडा निषेचित होता है, फर्टिलाइज्ड होता है, उसके बाद किस प्रकार से भ्रूण बनता है, उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम कैरियोलॉजी की बात करें तो कैरियोलॉजी में दोस्तों केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, केंद्रक में कितने विभाजन होते हैं, केंद्रक कैसे बनता है, इन सभी के बारे में अध्ययन कैरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद हम बात करें फॉसिल विज्ञान। ठीक है, फॉसिल विज्ञान के अंतर्गत हम जंतु जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, यानी कि कौन सा जीवाश्म कितना पुराना है। ठीक है, कितना पुराना है, कितने वर्ष पुराना है, इस सब का अध्ययन हम फॉसिल विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें जीन पारिस्थितिकी। तो दोस्तों जीन पारिस्थितिकी के अंतर्गत आबादी के जीन संगठन के वातावरण का अध्ययन किया जाता है, यानी कि हमारे मोहल्ले में जितनी आबादी है उसके जीन संगठन का अध्ययन किया जाता है। एक क्षेत्र में कितनी आबादी है उसमें होने वाले जीन संबंध का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी जीन पारिस्थितिकी के अंतर्गत। उसके बाद बात करें हम सीरम विज्ञान। तो दोस्तों ये सीरम विज्ञान यहाँ पे ब्लड से रिलेटेड है, तो रुधिर सीरम का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब दोस्तों हम आपको एक लाइन बता दें सीरम क्या होता है। तो दोस्तों जब हमारे ब्लड शरीर में चोट लगने पर ब्लड निकलती है, ठीक है, कुछ देर बाद ब्लड का थक्का बन जाता है और ब्लड निकलना बंद हो जाती है। उसके बाद व्हाइट रंग का पानी के जैसा निकलता है, तो उससे हम सीरम कहते हैं। फिर उसके बाद मत्स्यकी, ठीक है, फिशरी जिसे कहते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम मछली पालन से लेकर के मछली बेचने तक की अध्ययन करते हैं। उसके बाद ओफियोलॉजी। ठीक है, ओफियोलॉजी के अंतर्गत हम सांपों का अध्ययन करते हैं कि कौन सा सांप विषैला है, कौन सा सांप विषैला नहीं है। ठीक है, कौन सा सांप किस प्रजाति का है, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं ओफियोलॉजी के अंतर्गत। फिर इसके बाद हम दोस्तों बात करें मोलस्क विज्ञान की। ठीक है, मोलस्क विज्ञान के अंतर्गत हम मोलस्का का अध्ययन करते हैं, यानी कि स्नेल यानी कि घोंघा का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं कि ये पक्षी कौन सी प्रजाति का है, ठीक है, कौन सी प्रजाति का है, किस संघ का है, इन सभी के बारे में हम ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें उभयश्रवी विज्ञान के बारे में। तो दोस्तों उभयश्रवी विज्ञान के अंतर्गत हम उभयचर और सरीसृपी के अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों उभयचर मतलब जो पानी में भी रह सके और भूमि पर भी रह सके, जैसे कि मेढक। ठीक है, मेढक आकर जल में भी रहता है और भूमि पर भी रहता है, ये उभयचर हो गया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सूक्ष्म जैविकी की। तो दोस्तों सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। एक पॉइंट हम आपको बताएं याद करने का सूक्ष्म जैविकी को। तो दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जैविकी को अंग्रेजी में माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। दोस्तों यहाँ से माइक्रो को अलग कर लीजिए और बायोलॉजी को अलग कर लीजिए। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बताया था बायोलॉजी के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
तो माइक्रो का मतलब हो गया सूक्ष्म, बायोलॉजी के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद हम जाइलोटॉमी के नाम में है उसके बारे में जान लें। तो जाइलोटॉमी के अंतर्गत दोस्तों दारू कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जाइलम का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करें सैक विज्ञान या फिर लाइकेनोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत हम काई का अध्ययन करते हैं। काई यानी कि लाइकेन। तो दोस्तों हमने और आपने तालाब में या फिर टंकी में हरे रंग की एक परत देखी होगी, तो उसी को हम काई कहते हैं या फिर लाइकेन के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद बात करें वायरस विज्ञान की, जिसे वायरोलॉजी भी कहते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि वायरसों का अध्ययन करते हैं। किस वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, किस वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं स्पर्मोलॉजी। तो दोस्तों स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत हम बीज का अध्ययन करते हैं। दोस्तों नाम अजीब सा है स्पर्मोलॉजी, और अध्ययन किया जाता है बीज का। तो दोस्तों हम आपको बताएं जो स्पर्मोलॉजी होता है वो, यहाँ से आप स्पर्म को अलग कर लीजिए, ठीक है। स्पर्म को अलग करेंगे तो वो हो जाएगा मेल का रिप्रोडक्टिव जो होता है मटेरियल, वो स्पर्म हो जाता है, ठीक है। स्पर्म और ओवा आपस में जब फ्यूज होता है तब जाकर के जाइगोट बनता है, यानी कि हम मनुष्य को पैदा करने के लिए बीज बनता है, ठीक है। जाइगोट हम मनुष्य को पैदा करने के लिए बीज बनता है, यानी कि स्पर्म को आप बीज से यानी कि सीड से रिलेट कीजिए, तो वहां से स्पर्मोलॉजी में हम सीड का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद हम शैवाल विज्ञान यानी कि एल्गोलॉजी का बात करें, तो उसके अंतर्गत दोस्तों हम शैवाल का अध्ययन करते हैं, यानी कि शैवाल कितने प्रकार के होते हैं, शैवाल की शाखाएं कितनी होती हैं, ठीक है, किस फाइलम में रखा गया है, इन सभी के बारे में हम एल्गोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें एंथोलॉजी। तो दोस्तों एंथोलॉजी में हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से आप रिलेट कीजिए, एंथोलॉजी अगर दिया गया है तो एंथोलॉजी में आप रिलेट कीजिए एंथर, ठीक है। एंथर कहाँ पाया जाता है, पुष्प में पाया जाता है, ठीक है। पुष्प में एंथर पाया जाता है, तो अध्ययन किसका होगा एंथोलॉजी में, एंथोलॉजी में अध्ययन होगा पुष्पों का। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मृदा विज्ञान की, ठीक है, पेडोलॉजी। दोस्तों मृदा विज्ञान के अंतर्गत हम मृदा का अध्ययन करते हैं, यानी कि मिट्टी का अध्ययन करते हैं कि कौन सी मिट्टी उपजाऊ है, कौन सी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ है, इन सभी के बारे में हम अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों हम घास का अध्ययन करते हैं, जैसे कि हमारा दूब हो गया, बहुत से दूब के जैसे घास होते हैं, उन सभी का अध्ययन हम एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए, याद ना आए कि घास का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं और ऑप्शन में ये दिया रहे, तो आप यहाँ से एग्रोस को अलग कर लीजिए और यहाँ से जो ओ दिया है ओ को आप ए में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद एस के आगे फिर एक एस और लगा लीजिए, तो हो जाएगा ग्रास। तो एग्रोसोलॉजी में हम ग्रास का अध्ययन करते हैं, यानी कि घास का अध्ययन करते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन हम आपको देना चाहेंगे, दुनिया की सबसे लंबी घास का नाम आप बताइए कमेंट बॉक्स में। उसके बाद दोस्तों हम बात करें फ्लोरिकल्चर की, ठीक है, फ्लोरिकल्चर की। तो दोस्तों फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम पुष्पीय पादप का अध्ययन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 पॉइंट आप याद रखिए, एक है पुष्पीय पादप का अध्ययन और दूसरा है पुष्पों का अध्ययन। ये दोस्तों दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें हम बात करेंगे ऐसे कौन से पौधे हैं जो पुष्प प्रदान करते हैं, जैसे कि हमारा गुड़हल हो गया, गेना हो गया, गुलाब हो गया, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो पुष्प को प्रदान करते हैं। तो उन सभी का अध्ययन हम फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी। तो दोस्तों एंडोक्राइनोलॉजी, एंडो यानी कि अंदर, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि अंदर। तो उसके बाद हम एंडोक्राइनोलॉजी में अध्ययन करते हैं अंतःस्रावी तंत्रों का या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों का, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ऐसे बहुत सारे ग्लैंड हैं, उनका हम अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें एक्रोलॉजी। तो दोस्तों एक्रोलॉजी में हम मकड़ी का अध्ययन करते हैं। बहुत प्रकार की मकड़ियाँ होती है, लाल मकड़ी होती है, काली मकड़ी होती है, जंगली मकड़ी होती है, तो इन सभी का अध्ययन हम एक्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर उसके बाद हम एंटीमोलॉजी की बात करें, तो दोस्तों एंटीमोलॉजी के अंतर्गत हम कीट पतंगों की अध्ययन करते हैं, ठीक है। कौन सा कीट किस प्रजाति का है,
किस फैमिली का है, किस संघ का है, उसका अध्ययन हम एंटेमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें एंजाइमिकी की, जिसे इंग्लिश में एंजाइमोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम उत्प्रेरक का अध्ययन करते हैं। उत्प्रेरक यानी कि एंजाइम। तो दोस्तों अगर आपको हम उदाहरण दें, जो एंजाइम होता है वो क्रिया की दर को बढ़ा देता है। जैसे आपके अगल बगल या फिर गांव का उदाहरण दें हम, दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तीसरा कोई व्यक्ति आए बोल दे वो तो आपको ऐसा कर रहा था, ठीक है, ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था, तो झगड़ा और तेजी हो जाएगा। तो जो तीसरा आदमी है वहां पर वो उत्प्रेरक का काम कर रहा है, एंजाइम का काम कर रहा है, ठीक है। तो एंजाइम का अध्ययन हम एंजाइमिकी में यानी कि एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर उसके बाद एंजियोलॉजी, ठीक है। एंजियोलॉजी का दोस्तों होता है, उसके अंतर्गत हम परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं छोटी बड़ी, उनका अध्ययन हम एंजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।